Hello students, welcome to Civil Winners. I am Barinder Pratap Singh. I hope आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन, फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर। ये स्टार्ट करने से पहले आप एक फेवर मेरा कीजिए कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना कर सकते हैं उतना कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और अगर हो सके, अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे सिविल विनर्स की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर। देखिए, मैंने आपको एक चीज समझाता हूं। केमिकल पैरामीटर्स हमने पिछली बार किया था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो सस्पेंडेड सॉलिड फिजिकल पैरामीटर्स को चेंजेस में लेके आते हैं और जो केमिकल पैरामीटर्स हैं वो कौन से सॉलिड्स इफेक्ट करते हैं, आयंस इफेक्ट करते हैं और वो आयंस किस फॉर्म में होते हैं, डिसॉल्व सॉलिड्स की फॉर्म में ही तो होते हैं। So dissolved solids are present in the form of ions and these ions bring change in the chemical parameters of water। ठीक है, अब dissolved solids आगे कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में जैसे प्रेजेंट होते हैं वाटर में, वो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं और उसके क्या इफेक्ट्स हैं, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स क्या इफेक्ट्स लेके आता है, उसको अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। फर्स्ट इज hardness, second is alkalinity, third is pH, fourth is present in form of metals, next is form in the form of non-metals। ये सारा इसके कौन से हैं, डिसॉल्व सॉलिड्स की फॉर्म में आए थे। ठीक है, अब इसका जो सबसे बड़ा हमने पढ़ना स्टार्ट करना है दैट इज डिसॉल्व सॉलिड्स, क्योंकि वो उसी के इर्द गिर्द ये सारी प्रॉपर्टीज भी आती हैं। ठीक है, देखिए डिसॉल्व सॉलिड्स क्या होते हैं। डिसॉल्व सॉलिड से पहले याद कीजिए, हमने एक सॉलिड्स के रिगार्डिंग पीछे भी बात की थी कि solids are present in water in the form of suspended solids, dissolved solids, settlable solids। इन फॉर्म में ही तो होते हैं और इन फॉर्म में से याद कीजिए सेटलेबल सॉलिड्स वो जब पंप आउट करते हैं तो वो साथ नहीं आते, इसी वजह से सेटलेबल सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल सॉलिड दैट वी स्टडी। हम इसमें से स्टडी करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो सस्पेंडेड सॉलिड थे वो तो क्या था, फिजिकल पैरामीटर्स को इफेक्ट करते थे और डिसॉल्व सॉलिड जो हैं इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक बेस बनता है कि डिसॉल्व सॉलिड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। आयंस की बात हो गई, अब चलते हैं बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए, जहां पे भी आयंस होंगे वो आयंस जो डिसॉल्व सॉलिड्स है जो डिसॉल्व सॉलिड्स हैं उसको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, यहाँ पे टोटल लिख लीजिए क्योंकि हम टोटल की ही बात करेंगे। और अभी मैंने बात की कि आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं
तो डिसॉल्व सॉलिड्स की अगर मैं आयंस एक बताना चाहूं कि कौन कौन से आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हाइपो सिलिकेट HIS इस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, हाइपो फॉस्फेट HPO4 नेगेटिव इस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, Na पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में होते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में भी होते हैं, हाई बाइकार्बोनेट होते हैं, थायोसल्फेट भी होते हैं, कुछ आयंस और भी होते हैं जैसे आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए, ये भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, एक्सेट्रा साथ जरूर लिखूंगा। ये सारे एक एग्जाम्पल बनते हैं कि कैसे डिसॉल्व सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस in water which causes all other different activity property जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसके टाइप्स। जहां पे अब आयंस होंगे उनको कैलकुलेट, मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे टोटल आयंस की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लूं, और जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने ज्यादा टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स होंगे, सिंपल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं एक चीज बात कर सकता हूँ कि जहां पे टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की बात हो रही है वहां पे मैं आयन कंसंट्रेशन इज कैलकुलेटेड। ठीक है, अभी आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट होती कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट जो करनी होती है, आयन concentration is calculated through electrical conductivity calculation। means जब मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करूंगा और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी, सिंपल। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कैसे किया जाए ये अब नहीं पता, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में समझते हैं। ये हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू डायऑनिक वाटर टेस्टर। अब ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। वैसे बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रिकल डायलिसिस हम याद है हम करते थे, छोटे होते हमने किए इलेक्ट्रिकल डायलिसिस एंड ऑल, इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके वो है बस इसमें कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड लगा लिया, यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो आयंस जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो आयंस की मूवमेंट होगी, और यहाँ से हम मूवमेंट जितनी ज्यादा होगी वहां से हमें पता चल जाएगा, जितनी ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है। वैसे आपको ये इसके रिगार्डिंग बस ये चीज याद रखनी है जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि कई बार इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक आईईएस के में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसी वजह से मार्केट एज इंपॉर्टेंट।
क्योंकि कुछ नहीं पता ये आईईएस में आया तो आगे जाके एसडीओ या आईईएस या एसएससी जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू electrical conductivity into 0.65 is equal to dissolved solid content. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, और डिजॉल्व सॉलिड कंटेंट हम मिलीग्राम पर लीटर में लेते हैं। यहाँ पे डिजॉल्व सॉलिड कंटेंट, ये इंपेरिकल फॉर्मूला, इस रिलेशन पे सीधे क्वेश्चन आता है कि कैसे। देखिए मैंने साफ साफ आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू डिजॉल्व्ड सॉलिड कंटेंट डिवाइड बाय 0.65, ऐसे लिख लीजिए चाहे। इसका मतलब है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डिजॉल्व्ड सॉलिड कंटेंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जितनी ज्यादा डिजॉल्व्ड सॉलिड उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये इसको मैं लिख देता हूँ कि ये दिस हैज कम इन आईईएस एग्जाम्स। आईईएस एग्जाम पे आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट कि ये आगे क्या क्या चीजें कैलकुलेट करता है या क्या क्या चीजें हमें बताता है। डिसॉल्व्ड सॉलिड्स रिजल्ट्स इन गिविंग, पहला हार्डनेस लिख लीजिए चाहे, सेकंड इज पीएच, थर्ड इज alkalinity, fourth is chlorides, fifth is fluorides, sixth is metals। ये एक कंप्राइज करता है डिसॉल्व्ड सॉलिड, ये सारी चीजें देता है और एक एक करके हम ये सारे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, दैट इज हार्डनेस इन, पढ़ते हैं पीएच के बारे में। देखिए पीएच क्या चीज होती है, इट इज, पीएच इज द पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यही तो होता है और क्या होता है। ठीक है, अब पीएच का कुछ बेसिक चीज समझ लीजिए। पीएच का एक फॉर्मूला, दैट इज पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ log of H पॉजिटिव आयंस। और याद रखिए ये जो ब्रैकेट है, दिस गिव्स मी कंसंट्रेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, दिस रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन किस में होता है, दिस रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब पीएच का फॉर्मूला इज गिवन बाय माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसको बिल्कुल नहीं भूलना, इस पे बेस पे कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं। माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिव्स द वैल्यू ऑफ pH। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें बच्चे गलती करते हैं कि जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयंस होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी किसी चीज की। H पॉजिटिव आयंस क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयंस जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा उनकी पावर बढ़ेगी, और पावर बढ़ी तो pH क्या है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है जहां पे H पॉजिटिव आयंस आएगा वहां पे क्या होगा, pH की वैल्यू कम होगी।
मेरी बात समझ रहे हैं? जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन होगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आएगा उतना उनका क्या होता है, इनका नेचर होता है एसिडिक, एसिडिक बनाता है चीज को। और जब एसिडिक बनाया तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, नीचे गिरेगी ही गिरेगी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज समझ लीजिए, जो पीएच है वो पीएच कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पीएच इज कैलकुलेटेड थ्रू, पहला इज लिटमस पेपर। अगर आपको याद हो तो हमने ये 11th-12th में ये चीज की थी, लिटमस पेपर टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता था। उसमें वो चेक करता था एसिडिटी के रिगार्डिंग। वो क्या आता है, लिटमस पेपर के थ्रू क्या बनता था, याद कीजिए, ब्लू से रेड की तरफ जाता था। ठीक है, बट अब हम एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमें इसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए, हम इससे एडवांस लेवल पे चलेंगे, एंड दैट एडवांस लेवल इज यूजिंग instrument called potentiometer, पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन को कैलकुलेट करता है। ठीक है, एंड थर्ड इज थ्रू टाइट्रेशन मेथड। अब टाइट्रेशन मेथड के बारे में नेक्स्ट वीक में बताता हूं। याद कीजिए, हमने इसको जो थर्ड क्या बताया हमने, टाइट्रेशन मेथड। जो टाइट्रेशन मेथड था उसमें हम दो चीजें याद रखते हैं। अगर इंडिकेटर तो यूज हो गए, जहां पे टाइट्रेशन मेथड है वहां पे कुछ इंडिकेटर का एडिशन तो होना ही होना है, और जो सबसे ज्यादा मशहूर इंडिकेटर्स हैं हम वो ही इसमें यूज करेंगे। तो फर्स्ट इज फेनोप्थलीन, और ये क्या करता है, ये बेसिक इंडिकेटर है, और अगर बेसिक इंडिकेटर है तो ये 6.8 to 10.3 की रेंज ऑफ पीएच में ही ऐड किया जाएगा। अगर इससे कम हुई 6.8 से तब भी इसको टाइट्रेशन में यूज किया जाएगा एज एन इंडिकेटर, और ना ही 10.3 से ऊपर। ठीक है, अब ये रंग कौन सा करता है वो भी याद रख लीजिए, ये येलो से रेड लेके जाता है फेनोप्थलीन। सेकंड इज methyl orange. This is indicator is acidic in nature, that is why it is active or added only in the pH range of 2.8 to 4.2, और इसका जो इसको pH कितने होगा, 2.8 से 4.2 की रेंज के बीच में होगा, तभी इस इंडिकेटर का हम यूज करेंगे। और इसका जो pH और इसका जो रंग यूज होगा that will be red to येलो। याद रखने के लिए बड़ा ही अच्छा तरीका है कि हमेशा सिर्फ क्या है, उसका उल्टा है। फेनोप्थलीन क्या करता था, येलो से रेड करता है, और मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, रेड से येलो करता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब इसमें एक और चीज याद रखिए कि जो एसिडिक वाटर है, अगर पीएच कम हुई तो एसिडिक वाटर क्या करता है, कॉजेज एसिडिक वाटर, एक चीज है एसिडिक नहीं, सॉरी, एल्कलाइन वाटर क्या करता है, इनक्रस्टेशन कर देता है इन पाइप्स। अब इनक्रस्टेशन क्या चीज होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी पाइप है ना, वो पाइप में अगर वो एल्कलाइन वाटर भेज रहा है, काफी टाइम तक अगर एल्कलाइन वाटर आया तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं।
अगर पार्टिकल्स इकट्ठा होना स्टार्ट हुए तो क्या होगा, जो पासिंग एरिया है या जिसमें से डिस्चार्ज जाना है वो एरिया अब इतना रह गया सारा। अब इतना एरिया रह गया तो क्या हो गया, एरिया ऑफ फ्लो कम हो गया, और ऐसे ही क्या होता रहेगा, चोकिंग स्टार्ट हो जाएगी पाइप की। तो इसी वजह से हम एल्कलाइन वाटर कभी भी नहीं यूज करते, हमें उसको उसकी वैल्यू कम करनी पड़ती है पीएच की, ठीक है। और अगर एसिडिक हुआ, अगर एसिडिक वाटर है तो क्या होगा, इट विल causes corrosiveness in pipes। आई होप आपको ये तो पता होगा कि जो एल्कलाइन वाटर है, जो एसिडिक वाटर है, इन ये कैसे पता चलता है। अगर नहीं पता तो चलो इसके बारे में भी अभी क्लैरिटी दे देते हैं। देखिए वाटर वैसे ये छोटी मतलब क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट मैं भी एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए अगर H पॉजिटिव आयंस हैं, क्योंकि एक बात याद रखिए, वाटर में हमेशा H पॉजिटिव आयंस भी होंगे, वाटर में H पॉजिटिव आयंस भी होंगे और साथ ही साथ एंड OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही डिटरमाइन करेगा कि वाटर एसिडिक है या एल्कलाइन है, ठीक है। अगर तो मैं कहूं कि अगर वाटर में OH नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस, इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, तो मैं कहूंगा जो वाटर है दैट इज न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रल है तो इसकी पीएच क्या बनती है, इज इक्वल टू 7 लेके चलते हैं, अगर ये पानी क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि OH नेगेटिव, और अगर मैं कहूं OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है किससे, H पॉजिटिव आयन से, तो ये क्या बनेगा, बेसिक बन जाएगा, ये वाटर विल बी बेसिक। तो इस केस में pH विल बी ग्रेटर देन 7। और साथ ही साथ अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन लेस हुई किससे, H पॉजिटिव आयन से, तो वो कौन सा पानी बनेगा, एसिडिक वाटर बनेगा। और एसिडिक वाटर की मैंने आपको बताया है, इसकी जो pH होती है दैट इज लेस देन 7। आई होप ये चीज आपको समझ लग गई होगी। pH इज इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल वाटर, अगर pH ग्रेटर देन 7 तो बेसिक वाटर, और pH लेस देन 7 है तो एसिडिक वाटर, ठीक है। तो ये अल्कलाइन वाटर और एसिडिक वाटर के बारे में तो अब आपको समझ लग गया होगा। अब इसमें एक और चीज बताना चाहता हूं, दैट इज कि अगर फॉर एक्वा सॉल्यूशन, इसको जरूर याद रख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, और हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में के बाद हम इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ऑफ दिस एंड हार्डनेस सबका करेंगे, ठीक है। बट अभी इस चीज को जरूर समझ लीजिए, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर आगे न्यूमेरिकल बनेंगे। फॉर एक्वा सॉल्यूशन pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इसको याद रखिएगा, जहां पे pH की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन होती है, वहीं POH की वैल्यू होती है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन। ये भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे भी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। आई होप ये आपको चीज समझ लगी हो। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। मेहनत करते रहिए, इसको ओवरव्यू जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।